हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज कपिल सेठी। आज हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से एक नए टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए आए हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देख लिया होगा। होप सो एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। एंड नाउ हम बिगिन करेंगे इस चैप्टर के इंटरेस्टिंग पार्ट में, जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब कुछ बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और आप बहुत जल्दी से उसको क्लियर भी कर लोगे। बिगिन विद द चैप्टर नाउ, जिसमें हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस्टरडे मतलब लास्ट क्लास में भी यही डिस्कशन था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर हमारे दो इक्वेशन दे रखी होगी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जहां पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कोई भी रियल नंबर होगा और x और y यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे और इसलिए इसका नाम बनता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जब भी इस सिस्टम को सॉल्व करना होता है तो हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था इस टॉपिक को, तो लास्ट का टॉपिक यही था कि वो तीन रिजल्ट छोड़ के जाता है। या तो उसका सोल्यूशन यूनिक आता है, या उसका सोल्यूशन इनफिनाइट मैनी आता है, या फिर उसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन आता है। तो तीन तरह से हम अपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नाउ द पॉइंट इज यूनिक सोल्यूशन कब आता है। तो देखो बेटा, यूनिक सोल्यूशन तब आएगा जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। अब यह आता है कि a1 a2 क्या होता है, जब b1 b2 क्या होता है, तो उसके लिए क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। लेट अस कंसिडर ये कोई दो लीनियर इक्वेशंस है। तो अगर मैं यहां से a1 अपॉन a2 निकालूं तो वो आ रहा है 1 अपॉन 2 x1 और ये 2, और b1 अपॉन b2 निकालूं तो वो आ रहा है 1 अपॉन माइनस 3। इसका ऑप्शन 1, इसका माइनस 3। देयरफॉर वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है, इसलिए कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। प्लीज रिमेंबर दैट यूनिक सोल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। It is also known as consistent solution. Why it is known as consistent? बेटा, consistent का मतलब ही यही होता है कि कम से कम उस सिस्टम का एक आंसर है। तो कम से कम अगर सिस्टम ने एक सोल्यूशन निकाल के दिया है, x और y की एक वैल्यू आ रही है, तो उसे हम कंसिस्टेंट बोल देते हैं। देन स्टूडेंट, आफ्टर दिस जब हमारा कंसिस्टेंट हो गया तो इसे हम एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि यूनिक का मतलब होता है जब आंसर वेरीज नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर इक्वेशंस के पेयर्स का रिजल्ट एक फिक्स आंसर ही आएगा। और ग्राफिकली इसकी जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी ग्राफिकली। ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान दो व्हाट मैंने क्या क्या बताया आपको। यूनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। प्लीज केयरफुली नोट बनाना इस बात का, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर है तो a1 a2 आ गया 1/2, b1 b2 आ गया माइनस का 1/3, और a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, इसलिए ये कंफर्म कर गया ये यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन है। इसको एग्जैक्टली वन सोल्यूशंस भी बोलते हैं। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसका एक फिक्स आंसर आने वाला है, x और y की एक एक वैल्यू आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा, कुछ ऐसा। जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ऐसे ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज क्लियर राइट नाउ। तो ये पहला सिस्टम क्लियर हो गया यूनिक सोल्यूशन के नाम से। इक्वेशन को देखते ही हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो यूनिक है या नहीं है। देन उसके बाद दूसरा सिस्टम बनता है जिसका नाम है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस केस में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल आएगा, यानी कि दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। एक और बात, आप इक्वेशन चाहे c1 c2 इधर लिखो चाहे इधर शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है। इसके लिए एग्जांपल ले लूंगा मैं अगर आपके लिए, तो ये आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये दो इक्वेशन आ गई। तो a1 अपॉन a2 आया हाफ, b1 अपॉन b2 भी आया हाफ, और c1 अपॉन c2 भी आ जाएगा 5 अपॉन 10 विच मीन्स हाफ।
Therefore A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 तीनों ही हाफ के इक्वल आ गए, इसलिए इसका क्या नाम बन गया? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बेटा इसे भी हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। Why it is also known as consistent? क्योंकि मैंने कहा था अगर सोल्यूशन है एक या एक से ज्यादा तो वो कंसिस्टेंट है। इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आएगी, इसमें वैल्यूज बहुत सारी आ सकती है, इनफिनाइट वैल्यूज आएगी बेसिकली इसमें, तो इसलिए इसका नाम कंसिस्टेंट है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओवरलैपिंग लाइन बनेगी, ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस को आप लोग कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट का मतलब बेटा एक ही होता है, यानी कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो जो भी लाइंस बनेगी वो एक दूसरे को ही कॉपी करेगी, एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी। तो क्या आपको इसकी 5 बातें समझ आ गई? पहली बात, यूनिक पे A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, इट इज आल्सो नोन एज यूनिक सॉल्यूशन, इट इज आल्सो हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इसे कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, और इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है ग्राफ में इस तरह से। इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब प्रोपोर्शनल, सब एक दूसरे के रेशियोज में इक्वल आता है। एग्जांपल ये रहा, इसे भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। सॉल्यूशन ओवरलैपिंग आता है, कोइंसिडेंट लाइंस आती है, ग्राफ पे लाइन के ऊपर लाइन कॉपी कर जाती है। देन द लास्ट वन, A1 upon A2 B1 upon B2 which is not equal to C1 upon C2। अगर A1 B1 C1 में से फर्स्ट टू तो इक्वल हो लेकिन थर्ड वाला इक्वल ना हो तो वो नो सॉल्यूशन है। यानी कि इसमें तो फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं थे, इसमें तीनों इक्वल थे, और इसमें फर्स्ट टू तो इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 15। अब मैंने A1 अपॉन A2 निकाला 1/2 आ गया, B1 अपॉन B2 निकाला 1/2 आ गया, लेकिन C1 अपॉन C2 निकाला 5/15 1/3 आ गया। Therefore we are saying A1 A2 B1 B2 के तो इक्वल है लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है, which is finally indicating ये एक नो सॉल्यूशन है। आफ्टर कंसिडरिंग दैट की सिस्टम नो सॉल्यूशन में चला गया है, तो अब इसके कंक्लूजन्स क्या है? इसको बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट। इट मींस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक ही कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट का मतलब है, जैसे मैंने बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब है कम से कम एक सोल्यूशन होना, इनकंसिस्टेंट का मतलब है एक भी सोल्यूशन ना होना। आप कितनी भी कोशिश कर लेना ये कभी सॉल्व नहीं होगा। फिर इसका दूसरा नाम होता है कि जो इसका ग्राफ बनता है दैट इज नोन एज पैरेलल लाइन। इसको हम पैरेलल लाइन सॉल्यूशंस बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट है, आंसर आएगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन नाम है। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे किसी भी तरीके से तो कोई भी दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आएगी। तो फर्स्टली क्विकली रिवाइज करो, जब भी कभी लीनियर इक्वेशन लिखी हो और आपको उसे सॉल्व नहीं करना, ये सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता। अगर हमें सॉल्व करना होता है तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्व करना होता है, तो आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो यूनिक है तो आंसर निकलेगा, इनफिनाइट है तो बहुत सारे आंसर्स निकलेंगे, और नो सॉल्यूशन है तो आंसर निकलेगा ही नहीं। यूनिक को हम कंसिस्टेंट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन अ ग्राफ बोलते हैं। इसे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट ओवरलैपिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन ऑन अ ग्राफ बोलते हैं। नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट या लाइन ग्राफ पे कैसे आती है? पैरेलल आती है, और ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 फॉर यूनिक, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 which is equal to C1 C2 for infinite, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2 for no solution। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं उसी टॉपिक जो अभी ने सीखा कि यूनिक क्या है, इनफिनाइट क्या है और नो सॉल्यूशन क्या है। चेक वेदर द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने पढ़ा था कंसिस्टेंट कब कब होती है, याद करो, सोचो। कंसिस्टेंट होती थी अगर या तो यूनिक सॉल्यूशन निकल जाए या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब A1 A2 is not equal to B1 B2 या फिर A1 A2 is equal to B1 B2 which is equal to C1 upon C2, तीनों इक्वल हो जाए। तीसरा केस था इनकंसिस्टेंट का, when A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 which is not equal to C1 upon C2। तो अभी हम इसी चेक करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, A1 3 है, B1 2 है, C1 5 है, A2 2 है, B1 -3 है,
C2 7 है। प्लीज याद रखो या तो दोनों ही कांस्टेंट इधर होने चाहिए या दोनों ही कांस्टेंट इधर होने चाहिए। मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं कि अगर आप चाहो तो इसे ऐसा भी ले सकते हो 3x 2y - 5 = 0। ऐसे इसे भी ऐसे ही ले सकते हो 2x 3y - 7 = 0। तो देखो फर्क नहीं पड़ेगा, ये -5 -7 आ जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा। तो बहुत पॉसिबिलिटीज आती है। तो कैसा भी कर लो, कोई कंफ्यूजन मत रखना भाई, इतना याद रखना या तो दोनों इक्वल टू के राइट साइड पे होने चाहिए या दोनों इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे होने चाहिए कांस्टेंट। तो मैंने अब A1/A2 निकाला जो 3/2 आ रहा है, B1/B2 निकाला जो 2/-3 आ रहा है। यही से मुझे कंक्लूजन मिल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर इट इज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, हेंस कंसिस्टेंट। ओके, यूनिक सॉल्यूशन आ गया इसलिए ये कंसिस्टेंट, और मुझे उम्मीद है शायद समझ आ गया, क्योंकि 3/2 कभी भी माइनस के 2/3 के इक्वल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट इसका सिस्टम का रिजल्ट यूनिक रहा, और अगर यूनिक है तो ये कंसिस्टेंट है, मींस ये सॉल्व हो सकता है। वो सीखेंगे अभी हम कैसे सॉल्व हो सकता है। अब आ जाओ इसमें A1 B1 C1 निकालो जल्दी से, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2। तो ये 2, ये -3, ये 8, ये 4, ये -6, ये 9। तो व्हाट इज A1/A2? 2/4 हाफ आ गया। देन व्हाट इज B1/B2? -3/6, ये भी हाफ आ गया। अब तक दोनों इक्वल आ गए। अगर तीसरा पेयर भी इक्वल आ गया तो इनफाइनाइट मैनी, अनइक्वल आ गया तो नो सॉल्यूशन। तो निकालते हैं C1/C2। तो C1/C2 आ रहा है 8/9। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। एज बिकॉज ऑफ दिस इसका सोल्यूशन निकला नो, और अगर नो सोल्यूशन है तो ये क्या रहेगा बेटा? इनकंसिस्टेंट। तो क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कि अगर हमारी यूनिक सोल्यूशन का सिस्टम है तो कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन का सिस्टम है तो इनकंसिस्टेंट। वर्क टू क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है k की वैल्यू निकालो जब हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर यूनिक सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हम लोग अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रीकॉपी कर रहे हैं। x + 2y - 5 = 0। वो जो 5 है इधर आगे क्या हो गया? -5 हो गया। तो x + 2y - 5 = 0। 3x + ky + 15 = 0। चेक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ये दोनों इक्वेशन को मैंने ठीक करके लिख लिया है। ठीक का मतलब है, क्योंकि मैंने कहा था या तो दोनों LHS के राइट साइड पे हो, मतलब ये कांस्टेंट या तो दोनों में राइट हैंड साइड पे हो या दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे हो। तो मैंने ये एडजस्टमेंट कर लिया। बिकॉज ऑफ दैट अब मैंने यहां से A1 की वैल्यू निकाली जो 1 आ गई, A2 की वैल्यू निकाली 2, सॉरी B1 की वैल्यू निकाली 2, और C1 की वैल्यू आ गई -5। ऐसे A2 3, B2 K और C2 आ गया 50। तो क्या बेटा आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालना समझ आ गया? विद द हेल्प ऑफ दिस हम आपको पहला पार्ट करना है जिसपे लिखा हुआ है हमारे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब आपको याद होना चाहिए जब यूनिक सॉल्यूशन होता था या होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 कंसिडर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/K। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो K इज नॉट इक्वल टू 6। तो क्या कंक्लूजन आया? देयरफॉर K हैज any real value, any real number or value except 6। 6 को छोड़ दो तो K का कोई भी आंसर हो सकता है। इसे अगर हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं K belongs to R - 6। K belongs to R, belongs to मतलब K कोई भी रियल नंबर होगा किसको छोड़ के? 6 को छोड़ के। क्योंकि उन्होंने पूछी थी वैल्यू ऑफ K बताए, तो इसका मतलब आपके पास इसके इनफिनाइट आंसर्स आ गए कि K कुछ भी रखो बस 6 नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट में हमारे को आंसर चाहिए नो सॉल्यूशन का। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट समझ आ गया पॉज करो वीडियो को और कोशिश करो कि आप खुद कर पाओ। ठीक है, तो प्लीज पहले पॉज करना फिर कॉपी करना अगर नहीं समझ आए तो। होप सो आपने क्वेश्चन खुद कर लिया होगा। लेट्स चेक दिस। A1/A2 B1/B2
is not equal to C1 upon C2 is the condition for no solution here. As we again have A1, B1, C1 and A2, B2, C2, simply वहां substitute कर देते हैं 1 upon 3, 2 upon K, which is not equal to minus 5 upon 15. अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 upon 3, 2 by K पहला रिजल्ट, 2 by K is not equal to minus 1 by 3. So here it is K is equal to 6, K is not equal to minus 6. Hence K is 6. तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमें नो सॉल्यूशन बनाना है तो K को 6 आना ही पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा एक इजी सा क्वेश्चन था, दोनों लीनियर इक्वेशन हमारे सामने थी, लेकिन पहली लीनियर इक्वेशन और दूसरी लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने उन दोनों को एक जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अ सेम स्टैंडर्ड फॉर्म A1, B1, C1 और A2, B2, C2 निकाल लिया। उसके बाद यूनिक सोल्यूशन के लिए A1, A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 का फंडा लगाया, K की वैल्यू आ गई, कुछ भी आएगी 6 को छोड़ के, और फिर नो सोल्यूशन में K की वैल्यू 6 आ गई। उन दो क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं नए टॉपिक पे, जहां पे हम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। तो इसका हेडिंग आ गई है सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी एक छोटा सा डिस्कशन था कि जब हमारे को टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पता चल गए हैं कि यूनिक है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, नाउ द पॉइंट्स कम कि इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे भी हमने ग्राफ बनाया था, तो अभी आप इसे दोबारा सुनो। जब भी कभी लीनियर पेयर को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करना है, तो आइदर इट विल बी सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मेथड और इट विल बी सिंप्लीफाइड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, दो ही अप्रोच होती है हमारे कोर्स के अंदर हमारी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की। इसलिए ज्योमेट्रिकल मेथड को हम ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ तीन तरह के नेचर्स में आते हैं, इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक सोल्यूशन वाला, ओवरलैपिंग इट मींस इनफिनाइट सोल्यूशन वाला, और फिर पैरेलल इट मींस नो सोल्यूशन वाला। तो ग्राफ में तीन ही तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्राफ या ज्योमेट्रिकल वे में अगर हमारा यूनिक सोल्यूशन आता है, फिर तो वी आर इन अ पोजीशन टू से कि इसका ये पर्टिकुलर आंसर है, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व हो रही है। अगर वो हमारा ओवरलैपिंग आता है तो इस केस में हमारे इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती है एक्स और वाई की जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है पेयर वाइज। और अगर लास्ट आता है तो जब ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो इसमें कभी एक्स और वाई की कोई वैल्यू निकलती ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो मोर एक्यूरेट मेथड माना जाता है और अच्छा मेथड माना जाता है जिससे आंसर्स की एक्यूरेसी और ज्यादा बनती है, वो आता है अलजेब्रिक मेथड। क्योंकि कई बार ग्राफ कंफ्यूज कर देते हैं कि आंसर सही हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड बेसिकली सिंप्लीफाइड मेथड है जिसमें हमारे को अपनी चीजों को आपस में सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है बाय द मीन ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हम इसे शॉर्ट में मेथड बाय सब्स्टिट्यूशंस बोल देते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कर लेंगे। और लास्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद द मेथड ऑफ ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल विद योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। पहले हम उससे करते हैं, उसके कुछ कंसर्न सीखते हैं, जैसे ये सब हो जाएगा ग्राफिकल वे, फिर वन बाय वन हम इस पर्टिकुलर तीनों टॉपिक्स पे चलेंगे इसी चैप्टर में।